हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सीजी संसार में। हम अधिनियमों की चर्चा कर रहे थे, तो अगला अधिनियम अब हम देखते हैं। बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 1946। इसको हम और क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और ये कब लागू हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। तो बालक श्रम जब हम पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमारे संविधान में भी तो बात की गई है कि जो बालक श्रम है उसको रोका जाएगा करके। तो कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 24 में बात की गई है। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? कारखानों आदि में जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के जब बच्चे होते हैं उनका नियोजन का प्रतिषेध है। मीन्स 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी नियोजन मीन्स किसी भी कारखाने या हजार्डस वर्क में नहीं कार्य कराया जा सकता। इसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में बताया गया है। और जो ये किस में बताया गया है? हमारा मूल अधिकार के तहत बताया गया है। ठीक है, चलो अब हम इस अधिनियम को समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है अधिनियम। भाग एक, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, भाग एक हमेशा संक्षिप्त नाम की बात करता है। तो संक्षिप्त नाम बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है। ये डेट याद रखना कि कब कब हुआ था, कौन कौन सा अधिनियम। तो याद रखना है 1986 में आया था बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में आया था। और इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर है। और प्रारंभ कब हुआ था? जिस दिन भी जो केंद्र सरकार है वो अधिसूचना द्वारा नियत करे उस दिन को होता है। तो ये कब था? 23 दिसंबर को था। ठीक है, कौन सा डेट था ये? 23 दिसंबर 1986 था। कौन से दिन से लागू हुआ ये? 23 दिसंबर 1986 से लागू हुआ है। सॉरी, 1986 से लागू हुआ है। कौन सा कानून? ये बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 23 दिसंबर 1986। और हम ये भी जानते हैं कि हर अधिनियम में जो धारा 2 होता है, धारा 2 वो बात करता है परिभाषाओं के बारे में। तो इसमें बालक का परिभाषा क्या है? ऐसा जो भी बालक है जो 14 वर्ष का उम्र पूर्ण नहीं किया है उसे हम बालक कहते हैं। और दिन का क्या तात्पर्य है? टोटल एक दिन जो 24 घंटे की अवधि होती है उसको, पर उसको काउंट कहाँ से किया जाता है? अर्धरात्रि से काउंट करना है। ठीक है, दिन 24 घंटे का ही एक दिन होता है, पर उसको काउंट अर्धरात्रि से आरंभ होने वाले 24 घंटे की कलावधि से अभिप्रेत है। सप्ताह, सप्ताह वही है जो 7 दिन का हमारा टाइम पीरियड होता है उसी को, पर इसमें यह है कि शनिवार की रात्रि से काउंट करना है, ये बोला गया है सप्ताह के तहत। ठीक है, फिर कर्मशाला। कर्मशाला जहाँ ऐसा कोई भी परिसर या औद्योगिक केंद्र जहाँ पे बालक कार्य कर सकता है या बालक कार्य करेगा उसे हम बोलेंगे कर्मशाला। ठीक है, तो हम धारा 2 में परिभाषाओं के तहत बालक 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को बालक, दिन अर्धरात्रि से प्रारंभ होने 24 घंटे, सप्ताह शनिवार से काउंट होगा, कर्मशाला जहां बालक कार्य करेगा। इसका भाग 2 जो है, इस अधिनियम का भाग 2 वो बात करता है कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मीन्स ऐसी कुछ जीविकाओं के कार्य होंगे या प्रक्रिया होंगे जहां पे बालकों को कार्य करना बिल्कुल मनाही होगा। प्रतिषेध मीन्स बंद होगा। तो इसका जो धारा 3 है वो कहता है कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें ना बहुत बड़ी सूची दी हुई है, तो मैंने सूची को इसमें नहीं डाला है। अगर आपको वो सूची देखना है तो आप देख सकते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इसमें हजार्डस वर्क आते हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री में काम करना, बीड़ी बनाना या ग्लास की फैक्ट्री में काम करना, इस टाइप के काम इसमें प्रतिषेध है। उसके बाद फिर इसका धारा 4 क्या बोल रहा है? अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति किसकी है? तो जो अनुसूची का संशोधन मीन्स उसका अमेंडमेंट करने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो अनुसूची का संशोधन कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? केंद्र सरकार कर सकते हैं। हम धारा 5 देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, तो इसको हम 4 स्टार मार्क 5 स्टार मार्क लगा लेते हैं। बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति।
ठीक है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, इसको कौन बनाएंगे? इसको बनाएगा राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार। ठीक है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति ये किनके द्वारा बनाई जाएगी? तो केंद्र सरकार जो है वो बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करेंगे। और इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होंगे, एक जो होंगे वो हेड होंगे, और हेड इन द सेंस चेयरपर्सन होंगे, और उनके साथ साथ जो 10 अनदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, 10 क्या होंगे? मेंबर होंगे। तो इसको हमको याद रखना है। बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। इसमें इस समिति में एक अध्यक्ष होंगे और 10 जो होंगे मेंबर से मिलकर बनेगा बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। तो बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति केंद्र सरकार बनाएंगे, और इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 10 या उससे अधिक मेंबर हो सकते हैं। 10 से अनधिक उतने सदस्यों से, अच्छा 10 से अनधिक 10 मेंबर तक ही इसमें मेंबर हो सकते हैं, से मिलकर ये जो सलाहकार समिति है वो बनेगी। तो एक चेयरपर्सन और 10 मेंबर से बनेगी बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। और ये समिति जब भी जितने बार भी उतनी बार अपने मन से बैठक कर सकती है। और अगर इन समिति को कहीं लगे कि ये उप समितियां बनाना चाहती हैं जहाँ पे इनका जो क्षेत्राधिकार है या वहाँ पे नहीं जा पा रही है, तो वहाँ पे ये उप समिति भी गठन कर सकती हैं। ठीक है, अब इसमें जो भाग 3 है, भाग 3 क्या बात कर रहा है? बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन। मीन्स ऐसे जगह पे जहाँ पे बालक कार्य कर सकते हैं। अभी जो हमने भाग 2 देखा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे बालक कार्य ही नहीं कर सकते हैं। और जो भाग 3 है उसमें बोल रहा है बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, मतलब ऐसे जगह पे बालक कार्य कर सकते हैं तो ऐसी स्थितियों का हम विनियमन करेंगे। मीन्स उसकी देख रेख करेंगे, उसको रेगुलेशन में रखेंगे, ये बात कर रहा है भाग 3। इसके तहत धारा 6 क्या बोल रहा है? भाग का लागू होना। तो ये कहाँ कहाँ लागू होगा? धारा 3 में जितनी भी बातें दी गई हैं उपजीविकाओं के, उसको छोड़ के बाकी चीजों में ये जो भाग 6 है, धारा 6 है वो लागू होना बात करता है। इसका मतलब जो भी बातें, जो भी चीजों का वर्जन दिया गया है धारा 3 में, उसमें कार्य ना करके बाकी चीजों में जो बालक होते हैं वो कार्य कर सकते हैं, ये बताया गया है। फिर धारा 7 बोल रहा है काम के घंटे और कालावधि। तो कितने घंटे कार्य कर सकते हैं? एक दिन में बालक मैक्सिमम 6 आवर्स काम करेंगे। ठीक है, 3 आवर जो होंगे वो काम के पहले कार्य करेंगे और 3 आवर बाद कार्य करेंगे, और 1 घंटे का इनको लंच होना आवश्यक है। तो 6 घंटे एक दिन में टोटल कार्य करेंगे। 3 घंटा जो होगा वो एक बार में लगातार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे एक बार में कार्य कर सकते हैं और एक दिन में 6 घंटे काम करेंगे। 3 घंटे काम करने के बाद 1 घंटे की इनको छुट्टी मिलनी ही चाहिए, और सप्ताह में इनको एक दिन की छुट्टी आवश्यक है देना। तो चलो अब धारा 7 को पढ़ते हैं कि क्या क्या धारा 7 बोल रहा है। धारा 7 यही बता रहा है काम के घंटे और कालावधि। ठीक है, किसी बालक से किसी स्थापन में, स्थापन मीन्स किसी भी जहाँ पे वो कार्य कर रहा है, या किसी भी फैक्ट्री या जो भी चीज़ में वो कार्य कर रहा है वहाँ उतने घंटों से अधिक काम की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रत्येक दिन कोई कालावधि 3 घंटे से अधिक की नहीं होगी, जैसे हमने अभी देखा था। एक बार में 3 घंटे से अधिक की नहीं होगी, और कोई बालक कम से कम 1 घंटे का विश्राम अंतराल मीन्स ब्रेक जरूर लेगा। उसके क्या है, हाँ ब्रेक जरूर लेगा। अंतराल ले चुकने से पूर्व 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। तो वही बोल रहे हैं 3 घंटे पहले कार्य करेगा, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेगा, फिर 3 घंटे कार्य करेगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो काम के घंटे और कालावधि, एक दिन में वो केवल कितना 6 आवर काम करेगा जो भी बालक होगा वो, और 1 आवर का उनको रेस्ट दिया जाएगा, ये बोल रहे हैं। उसके बाद फिर इसी के अंतर्गत जो 3 है वो बोल रहा है किसी बालक के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि वह विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटों से अधिक की नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है, पहले हमने क्या देखा था, 3 आवर का वर्क किया, फिर 1 घंटे का किया और फिर 3 आवर किया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये इसको अच्छे से स्पष्ट कर रहा है कि विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटों से अधिक की कार्य नहीं होगी। इसका मतलब सहित मतलब इसको ऐड करके, तो दिन भर में वो कितना 6 घंटे काम करेगा, इंक्लूडिंग उसका लंच आवर या फिर जो भी ब्रेक आवर रहेगा वो। तो इसका मतलब वो 6 घंटे तो कार्य करेगा, तो और 1 घंटे का उसको रेस्ट मिलेगा, तो 6 घंटे में 1 घंटा उसका रेस्ट का आवर भी इंक्लूडेड है।
ठीक है, तो मतलब 3 घंटा एक स्ट्रेच में काम करेगा, फिर 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा और 2 घंटे कार्य करेगा। इसका मतलब कि वो एक किसी भी संस्था में 6 घंटे तक उपस्थित रहेगा। इसका ये भी हम मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा। विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटों से अधिक की नहीं होगी, जो भी वो कालावधि है उनके काम करने का समय है वो। फिर बोल रहा है कि कोई भी बालक शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच में कार्य नहीं करेंगे। जो कोई भी बालक होंगे वो शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। किसी भी कार्य को मतलब किसी संस्था में जाकर कार्य नहीं करेंगे। किसी भी बालक से अतिकाल ओवर टाइम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ओवर टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ओवर टाइम, अतिकाल का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम नहीं लिया जाएगा, किसी भी बालक से ओवर टाइम नहीं लिया जाएगा। अब, और अगर कोई बालक किसी अन्य स्थापन में किसी और फैक्ट्री या किसी और जगह कार्य कर रहा है, तो उनको जबरदस्ती कंपल्शन, उनको ना बाधित नहीं किया जाएगा कि आप हमारे यहाँ भी कार्य करो अगर आप दूसरे जगह कार्य कर रहे हो। तो ये 6 में बोला गया है। किसी बालक से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य स्थापन में कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि एक दिन में बालक जो है वो 6 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करेगा और इसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक वो कार्य नहीं करेगा और ओवर टाइम, इनसे ओवर टाइम जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम नहीं लिया जाएगा और एक दिन की छुट्टी इनको अवश्य दी जाएगी। और क्या है कि एक, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसी दिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी कार्य करने के लिए इनको कंपल्शन नहीं किया जा सकता है। तो हमने इतनी सारी चीज देखी। धारा 8 बात करता है साप्ताहिक अवकाश का दिन। किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश, एक पूरा दिन का अवकाश होगा। ये धारा 8 बात करता है साप्ताहिक अवकाश, और धारा 7 काम के घंटों की बात कर रहा था और धारा 8 साप्ताहिक अवकाश की बात कर रहा है। फिर धारा 9 निरीक्षक को सूचना। तो निरीक्षक कौन होगा, निरीक्षक मीन्स इंस्पेक्टर। तो अगर कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्थापन, कोई फैक्ट्री बाल मजदूर को अपने यहाँ कार्य पे रखे हुए हैं, तो जिस दिन से वो बाल मजदूर को अपने में काम कार्य पे रखे हैं उस दिन से 30 दिन के भीतर भीतर जो है निरीक्षक को लिखित सूचना भेजना पड़ेगा। क्या उस लिखित सूचना बताना पड़ेगा कि मैं फलाने फलाने जो बालक है उनको अपने यहाँ कार्य पर रखा हूँ और वो बाल मजदूर है। तो उसके तहत उनको क्या क्या चीज वो करना पड़ेगा, नाम, लिखित सूचना में क्या क्या लिखना पड़ेगा, स्थापन का नाम और अवस्थिति, प्रबंध करने वाले व्यक्ति का नाम, इसका मतलब मालिक का नाम, उनका पता, उपजीविका की प्रकृति, उनसे बाल मजदूर से कौन सा कार्य करवाया जा रहा है, कौन सी प्रकृति का वो कार्य है, या स्थापन में की जाने वाली प्रक्रिया की कौन सा प्रोसेस के लिए जो भी बाल मजदूर है उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये सारी चीज बताना पड़ेगा। तो धारा 9 में क्या है, निरीक्षक को सूचना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फैक्ट्री में अगर बाल मजदूर को हम अपॉइंट करते हैं तो जो भी ऑक्यूपायर है, जो भी मालिक है, वो 30 दिन के अंदर अंदर लिखित सूचना देकर बताएगा कि मैंने फलाने फलाने को रखा है बाल मजदूर की तरह। अपना स्थापन का नाम और क्या कार्य होता है वो बताएगा। मालिक अपना नाम, पता और जो भी उपजीविका की प्रकृति, मतलब जो भी प्रकृति और प्रोसेस है उसका नाम भी दर्ज कराएगा। ये बात करता है धारा 9। अब हम देखते हैं धारा 10। धारा 10 में क्या बोल रहा है, आयु के बारे में विवाद। अगर जो बाल मजदूर है उसकी आयु के बारे में अगर विवाद होता है तो आयु का विवाद का निपटान कौन करेगा, विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। और जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी जो करेंगे वही मान्य होगा और उसी को ही हम ठोस सबूत मानेंगे। तो आयु के बारे में विवाद, यदि ऐसे बालक की आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच, मीन्स इंस्पेक्टर और जो भी मालिक है उसके बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसका जो भी प्रश्न का जो निवारण कौन करेंगे, विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। और जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी जो भी बोलेंगे वो मान्य होगा। तो आयु के बारे में जो विवाद होगा उसका कौन निर्णय लेंगे, विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा। फिर धारा 11 क्या बोलता है, रजिस्टर का रखा जाना। तो प्रत्येक जो मालिक है, अधिष्ठाता मीन्स मालिक, प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा जो भी स्थापन में कार्य कर रहे होंगे, जो बाल मजदूर होंगे,
तो उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें काम के घंटों के दौरान जो भी कार्य कर रहे हैं, जिन जो उनसे कार्य लिया जा रहा है, किस प्रकृति का लिया जा रहा है, वो सब उसमें वो दर्ज करेंगे। तो क्या क्या उसमें होगा, बालक का नाम लिखेंगे, उसके जन्म की तारीख लिखेंगे, रजिस्टर का रखा जाना जिसमें क्या क्या होगा, कौन रखेगा रजिस्टर, कौन मेंटेन करेगा, ऑब्वियसली मालिक करेगा क्योंकि वही बाल मजदूर को अपॉइंट कर रहा है। तो बाल मजदूर से क्या क्या कार्य लिया जा रहा है, तो बाल मजदूर का नाम, बालक का नाम और उसके जन्म की तारीख, काम के घंटे, उनसे कितने घंटे काम लिया जा रहा है, उनकी कालावधियां, मतलब कितने समय समय तक काम लिया जा रहा है, और विश्राम उनको मिल रहा है कि नहीं, इसलिए भी ये भी उनमें दर्ज होगा। बालक के काम की प्रकृति, उनको कौन सा कार्य कराया जा रहा है, तो ये सारा चीज रजिस्टर में रखा जाएगा जो कि धारा 11 में बोला गया है। और रजिस्टर को कौन रखेगा, रजिस्टर को कौन मेंटेन करेगा, जो भी मालिक होगा वो मेंटेन करेगा। किसके लिए मेंटेन करेगा, बाल मजदूर के लिए। तो इसमें रजिस्टर में बाल मजदूर का सारा जो भी विवरण है वो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं धारा 12 क्या बोलता है। धारा 12 क्या बोल रहा है, धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्तति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन, मीन्स कि मैं इसको आपको पहले इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ फिर इसको पढ़ती हूँ। धारा 12 ये बात कर रहा है कि धारा 3 में बोला गया था कि ये कार्य वर्जित है और इसको छोड़ के बाकी कार्य को कर सकते हैं करके, है ना। वैसे ही धारा 14 में भी कुछ बातों को बारे में बताया गया है कि ये कार्य नहीं कर सकते हैं करके, या ये कार्य कर सकते हैं करके। तो इसलिए धारा 3 और धारा 14 की जो बात है, जो भी बात है उसको जो भी हमारा ऑफिस होगा, जो भी फैक्ट्री होगा या जो भी संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहां पे चिपकाना होगा, चस्पा करना होगा कि ये चीज है। तो ये दोनों बातों को हमको जो भी ऑफिस या कार्यालय है या जो भी संस्था है वहां पे चिपकाना होगा। ये धारा 12 बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। अच्छा हाँ, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखना है कि जो भी हम चस्पा करेंगे, जो भी चिपकाएंगे कार्यालय में या फैक्ट्री में, वो किस भाषा में लिखा जाएगा, तो हमको ये याद रखना है, या तो वो स्थानीय भाषा में होगा और अंग्रेजी भाषा में होगा, या तो नहीं, स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में होगा। तो हम क्योंकि छत्तीसगढ़ के हैं तो हमारे यहाँ किस में होगा, छत्तीसगढ़ी में होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में होगा। और जहाँ पे छत्तीसगढ़ी नहीं समझ आती वहां पे हिंदी में चस्पा किया जाएगा। तो स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी में इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्तति अंतर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करवाएगा। तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ धारा 12। धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्तति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन, संप्रदर्शन मीन्स चिपकाना, चस्पा करना। प्रत्येक, ये नाम बता रहे हैं जैसे कि रेल प्रशासन हो सकते हैं या पत्तन अधिकारी, जो पोर्ट वाले अधिकारी होते हैं। प्रत्येक अधिष्ठाता यथा स्थिति रेल के प्रत्येक स्टेशन पर या किसी पत्तन की सीमाओं पर भीतर, या ये मेनली ना अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीजें हैं जहां पे हम बाल मजदूरों को नहीं रख सकते हैं करके। तो इसके बारे में जानकारी धारा 12 देता है। और ये हमको याद रखना है कि इसको हमको कौन से भाषा में चस्पा करना है, तो वो जो भी होगा वो लिखा होगा स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा ये हमको याद रखना है। फिर धारा 13 बात करता है स्वास्थ्य और सुरक्षा। जो भी बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो समुचित सरकार है, मीन्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर समुचित सरकार बोलते हैं, वो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बनाएंगे। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम राज्य सरकार भी बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकते हैं, तो इसलिए समुचित सरकार बोला गया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि अपशिष्ट और बहिस्राव का व्ययन, संवातन और तापमान, धूल और धूम, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है जिनसे इनको सुरक्षा दिलाया गया है। जैसे कि आंख को इनके सुरक्षित रखना, ये सब बातें, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश होना चाहिए, पीने का पानी इनके लिए होना चाहिए, शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था होना चाहिए, थूकदान होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैं इसलिए डाल दी हूँ कि ये क्योंकि जानना इंपॉर्टेंट है करके मैं ये डाल दी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में शास्तियां। शास्तियां क्या होता है, शास्तियां मतलब दंड होता है। अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे शास्तियां का मतलब होता है दंड। तो इसमें दंड क्या होगा, कोई भी जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों का, अगर धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन होता है, मीन्स जो बोला गया है इनमें इनमें इनको कार्य नहीं कराना है, बाल मजदूर को नहीं अपॉइंट करना है, फिर भी कोई अपॉइंट कर लेता है, तो उसके बाद उनको क्या सजा होगी, कारावास होगा, जो 3 मास से कम की नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक की हो सकेगी। मीन्स धारा 3 का उल्लंघन करने पर कारावास कितने की होगी,
3 माह से लेकर 1 साल तक का हो सकेगा। 3 माह से लेकर 1 साल तक का क्या होगा, कारावास होगा। और जुर्माना, जुर्माना क्या होगा, 10,000 रुपए तक का जो होगा वो जुर्माना होगा, और उसको हम बढ़ाकर 20,000 रुपए तक का भी कर सकते हैं, अथवा दोनों से ही दंडनीय होगा। तो अगर कोई इंसान धारा 3 का उल्लंघन करता है तो 3 माह से लेकर 1 साल का सजा होगा, और 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का सजा हो सकता है, या दोनों से ही उनको हम दंड दे सकते हैं धारा 3 के तहत। धारा 3 का उल्लंघन करने पर धारा 14 के तहत। फिर अब हम देखते हैं, अगर उसी कार्य को वो फिर से रिपीट करता है, एक बार उनको सजा हो गई और उसके बाद भी वो बाज नहीं आते हैं, दोबारा से वही कार्य को फिर से करते हैं, तो उस अवधि में क्या होगा, क्योंकि इन्होंने दोबारा वो कार्य किया है तो सजा भी को डबल हम लोग बढ़ा देंगे। तो 3 माह के बाद अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक हो सकेगी। तो हमको ये याद रखना है, अगर उसी को फिर से दोहरा देता है कार्य, अगर उसी धारा 3 के उपबंधों का जो उल्लंघन किया उसको फिर से उल्लंघन करता है दोबारा, तो सजा भी दो गुना बढ़ जाएगा। तो पहले 3 माह से 1 वर्ष था, तो 6 माह से 2 वर्ष हो गया। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और जो पैसे का जुर्माना का था वो क्या है, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का ही रहेगा। फिर अगर कोई जो व्यक्ति है, जो रजिस्टर में निरीक्षक को सूचना देने की बात थी ना, तो जो निरीक्षक को जब सूचना देने में अगर कोई जो मालिक है वो असफल रहता है, उस केस में जो मालिक है उनको 1 मास तक का जो होगा वो कारावास हो सकता है, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ये हमको याद रखना है। अगर कोई मालिक जो है वो जो भी सूचना देने के लिए निरीक्षक को, इंस्पेक्टर को असफल रहता है, तो उनको 1 माह तक का कारावास होगा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से ही दंडनीय होगा। ये हमको याद रखना है भाग 4 के धारा 14 शास्तीय दंड के तहत। ठीक है, क्या क्या है ये आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है। 3 माह से 1 साल तक का, और 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना पहली बार में, दूसरी बार में डबल हो जाएगा 6 माह से 2 वर्ष तक का। और अगर मालिक निरीक्षक को सूचना देने में असफल रहते हैं तो 1 माह का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों ही हो सकता है। अब हम देखते हैं धारा 16। धारा 16 बोल रहा है अपराधों से संबंधित प्रक्रिया, मीन्स कि कौन कौन से क्या क्या प्रक्रिया हो सकते हैं, कौन कौन इस प्रक्रिया को आगे प्रोसेस करवा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे बाल मजदूर कराए जा रहे हैं जो कि थोड़ा गलत है, तो उस बारे में न्यायालय में वो इस बात को ले जा सकेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का परिवाद सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में कर सकेंगे। फिर दूसरा बोल रहा है, किसी बालक की आयु के बारे में प्रत्येक प्रमाण पत्र जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया है, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए उस बालक की जिससे वह संबंधित है आयु के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी महानगर मजिस्ट्रेट हैं या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। इसका मतलब महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के नीचे के न्यायालय के कोई भी इंसान, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट ही इस बाल मजदूर वाले जो भी केस होंगे उनका निपटान करेंगे, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट करेंगे। आगे अब देखते हैं। यस, निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा। धारा 17 में बताया गया है निरीक्षक की नियुक्ति समुचित सरकार करेंगे। केंद्र सरकार भी कर सकते हैं केंद्र में, और राज्य सरकार करेंगे राज्य में। ठीक है, तो निरीक्षक की नियुक्ति समुचित सरकार करेंगे। नियम बनाने की शक्ति वो भी समुचित सरकार की ही रहेगी, और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ये भी केंद्र सरकार की ही रहेगी। तो निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, समुचित सरकार करेंगे। नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार की होगी, और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार समय समय पर चेंज करते रहेंगे अगर उनको कुछ लगता है तो। इस प्रकार से धारा 21 में बताया गया है। तो दोस्तों, थैंक यू आपका मेरे चैनल सीजी संसार में बने रहने के लिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।